Good morning, 10th class students. Today in social studies, we are going to start economics 4th chapter, that is globalization and the Indian economy. In this chapter, we are going to learn about the globalization which is related to Indian economy. The topics which we are going to cover today are production across countries, interlinking production across countries, foreign trade and integration of markets. So first of all, in the first topic, that is production across countries. So until the middle of the 20th century, the production was largely organized within the countries. पहले जो 20th सेंचुरी के मिड तक जो प्रोडक्शन था वो जो होता था, इट यूज टू बी ऑर्गेनाइज्ड विद इन द कंट्रीज. कंट्रीज के अंदर ही अंदर जो था वो ऑर्गेनाइज किया जाता था. उस समय इंडिया जो है इट वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स. तो यहाँ से जो रॉ मटेरियल होता था वो इंपोर्ट करके ब्रिटिशर्स जो थे वो दे यूज टू टेक टू देयर ओन कंट्री and from there they used to bring the finished goods to India and sell at a very high rate. ठीक है. तो जो ट्रेड जो था that was the main channel which used to be connected to the distant countries. तो ये मेनली तब किया जाता था with the help of the multinational companies जिसे कि हम कहते हैं MNCs. ठीक है. उस समय इस तरीके से जो है हमारी MNCs जो कंपनीज थी वो धीरे धीरे स्टार्ट हुई बाय इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. MNC होती क्या है? MNC इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन. अब अगर एक कंट्री जो है वो उसका कंट्रोल है प्रोडक्शन में not only in one nation but more than one or more nations, तो उस कंपनी को हम एक MNC कंपनी बोलते हैं. दैट इज़ मल्टीनेशनल कंपनी. MNC जो है ये अपने ऑफिसेज और जो फैक्ट्रीज होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है वो सेटअप कर देती है विद द हेल्प ऑफ द चीप लेबर्स एंड जो रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल होते हैं उनकी मदद से ये अपनी कंपनीज जो हैं वो उधर पे सेटअप कर देती है. देन व्हाट दे यूज टू डू, दे यूज टू सेल द फिनिश्ड गुड्स ग्लोबली, बट मोर इम्पॉर्टेंट जो होती है कि वो द गुड्स एंड द सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली. तो ये नहीं कि केवल अपना वो फिनिश्ड गुड जो है वो ही केवल सेल कर रही है, बट ऑल्सो जो वहाँ के जो गुड्स हैं या जो सर्विसेज हैं वो भी उनको प्रोवाइड करती है. तो इस तरीके से उस कंट्रीज़ में जो हैं वो जो मशीन्स होती हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन होती हैं एंड मोर ओवर जो सर्विसेज होती हैं वो जो है वो धीरे धीरे बढ़ जाती हैं. ग्लोबली जो है वो दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू मोस्ट ऑफ द नेशन. इस तरीके से क्या होता है कि एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स वेज. इस तरीके से जो प्रोडक्शन होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है और डिफरेंट कंट्रीज में इट इज़ हेल्पफुल ऑल्सो. जो अब हमारे हैं इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज. ठीक है. प्रोडक्शन को कैसे इन लोगों ने डिफरेंट कंट्रीज से इंटरलिंक किया, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक. तो अगर हम जनरली लेते हैं तो MNCs सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज़ क्लोज टू द मार्केट. कि जैसे नॉर्मली होता है कि कहीं पर भी कोई इंडस्ट्री अगर सेटअप करनी होती है तो 3-4 फैक्टर्स होते हैं जो कंसिडर किए जाते हैं. तो MNCs भी सबसे पहले यही देखती है कि वो मार्केट के नज़दीक है कि नहीं है. तो इट शुड बी क्लोज टू द मार्केट. और दूसरा जो होता है कि जो हमारे वहाँ पे स्किल्ड और अनस्किल्ड जो लेबर हैं वहाँ पे वो अवेलेबल हों. ठीक है. और वो भी किस उसमें, एट अ वेरी लो कॉस्ट. उनको मतलब ज़्यादा सैलरी ना देनी पड़े, कम सैलरी में ही काम हो जाए.
एंड वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्ट्रीज ऑफ प्रोडक्शन इज एश्योर्ड। तो वहाँ पे और भी जो दूसरी फैक्ट्रीज हैं जो उनकी फैक्ट्री से रिलेटेड जो उनको चाहिए होता है, दैट शुड ऑल्सो बी अवेलेबल, वो भी देखा जाता है। ठीक है। द अदर इज द मनी दैट इज स्पेंड टू बाई एसेट्स, जो भी वहाँ पे पैसा जो है दिया जाता है, सो दैट दे कैन हैव द लैंड, बिल्डिंग और मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। हम उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। तो द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द MNCs इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और मल्टीनेशनल कंपनी जो भी इन्वेस्टमेंट इन चीज़ों में करती है, लाइक लैंड परचेज करने में या बिल्डिंग बनाने में या मशीन्स बनाने में, तो हम उसे कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। द बेनिफिट टू द लोकल कंपनी of such joint production is twofold: machines for faster production. The benefit to the local company of such joint production is of twofold. उसमें हम दो चीज़ का ध्यान में रख सकते हैं। पहला जो है कि MNCs जो है वो इट प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो MNCs जो हैं वो प्रोवाइड करती है, जैसे कि न्यू मशीन्स को खरीदना फॉर फास्टर प्रोडक्शन, क्योंकि इनका मेन एम है कि जो प्रोडक्शन है वो जल्दी हो और अच्छा हो, तो जो है वो इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो दूसरा है कि MNCs माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन, क्योंकि अब उनको प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, सो दैट दे कैन गेट मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो उसके लिए ये क्या करेंगे? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। तो इससे जो कंट्री जो है उसको बेनिफिट होता है, उनको एक फॉरेन मनी भी मिलेगा बिकॉज द कंपनी इज इन्वेस्टिंग मनी। द अदर इज दे आर ऑल्सो एबल टू गेट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है। दो चीज़ से उनको फ़ायदा होता है। बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर MNCs इन्वेस्टमेंट इज टू बाई अप लोकल कंपनीज एंड टू एक्सपैंड प्रोडक्शन। लेकिन उनका मेन एम ये होता है कि वो क्या करें कि जो लोकल जो कंपनीज हैं वहाँ उस एरिया की लोकल कंपनी जो होती हैं उन्हीं को वो खरीद लें और अपना प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर सकें। तो क्या होता है कि कभी कभी मेनी ऑफ द MNCs हैव वेल्थ एक्सीडिंग द एंटायर बजट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज गवर्नमेंट। कभी कभी जो होता है कि जो उनका जो बजट होता है दैट इज़ ऑल्सो एक्सटेंडेड, उनका बढ़ जाता है। वी सी दैट देयर आर वेराइटी ऑफ ways in which the MNCs are spreading their production and interacting with the local producers। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि काफ़ी अलग अलग तरह की वेराइटीज़ हैं MNCs का, so that they can increase their production. MNCs are exerting a strong influence on production at these distant locations। जो MNCs हैं वो इस तरीके से अपना जो इन्फ्लुएंस है इन जगहों पर काफ़ी बना के रखती है। As a result, production in these widely dispersed location is getting interlinked। और क्योंकि वो कॉर्नर कॉर्नर पे अपना बिजनेस फैलाना चाहते हैं, इस तरीके से जो लिंकिंग है एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड जो है वो लोकल पीपल के साथ, दैट इज कीप ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है। द अदर टॉपिक इज द फॉरेन ट्रेड एंड द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। तो फॉरेन ट्रेड और मार्केट्स के कैसा उनका बीच में इंटीग्रेशन है, दैट वी आर गोइंग टू सी। Foreign trade creates an opportunity for the producer to reach beyond the domestic markets, that is markets of their own country। तो जो हमारे फॉरेन ट्रेड की वजह से जो हमारे कंट्री के जो मार्केट्स हैं, डोमेस्टिक मार्केट्स हैं, वो अपना सामान जो है वो नॉट ओनली इन आवर ओन कंट्री बट ऑल्सो इन द अदर कंट्रीज दे आर एबल टू सप्लाई। फॉर द बायर्स इम्पोर्ट ऑफ गुड्स बाय प्रोड्यूस्ड इन अनदर कंट्री is one of the expanding of choice of goods beyond what is domestically produced। तो जो not only कि अपनी कंट्री में जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बट ऑल्सो फ्रॉम अदर कंट्रीज वी आर इम्पोर्टिंग एंड वी आर मैन्युफैक्चरिंग एंड देन वी आर सेलिंग इट ऑफ। तो हमारे जो लोकल जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी क्या होती हैं, इस तरीके से
वो फ्लरिश होती हैं, वो भी अपना प्रॉफिट कमाती हैं. In general, with the opening of the trade, goods travel from one market to another market. तो इस तरीके से ट्रेड के ओपन होने के कारण जो हमारा सामान है वो एक मार्केट से दूसरे मार्केट में इजीली जो है वो पहुंचाया जाता है. फॉरेन ट्रेड thus results in connecting the market और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज. तो इस तरीके से ये सब काम किसकी वजह से पॉसिबल है? ओनली बिकॉज ऑफ द फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड के आने से ही जो हमारी मार्केट्स हैं वो डोमेस्टिक से वो ऑल ओवर द कंट्री में भी सेल हो रहे हैं प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दूसरे कंट्रीज में भी जा रहे हैं. तो इस तरीके से देयर इज इट इज़ हेल्पिंग इन इंटीग्रेटिंग द फॉरेन ट्रेड एंड द मार्केट्स. ठीक है. द अदर इज व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन क्या है? तो अ लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द ग्लोबलाइजेशन. जो हमारा फॉरेन ट्रेड जो है वो मोस्टली कंट्रोल्ड बाय द एमएनसीज. जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो हेल्प करती है इसमें इन कंट्रोलिंग द फॉरेन ट्रेड. एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स अक्रॉस कंट्रीज. तो ये हमने पहले भी किया कि फॉरेन ट्रेड जो है वो दूसरी कंट्रीज़ में भी एक तरीके से होती हैं. तो इट हेल्प्स इन द इंटीग्रेशन विद द अदर कंट्रीज ऑल्सो. ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज. तो एक तो वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, दूसरा वो है एक दूसरे कंट्रीज़ के साथ इंटीग्रेशन जो है वो भी इंक्रीज़ करता है. एमएनसीज जो है वो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में एक मेजर रोल जो है वो प्ले करता है. मोरओवर जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, गुड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी भी जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करते हैं. तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो इस तरीके से एक मेजर रोल जो है वो प्ले करता है. इंटरलिंकिंग, इंटरकनेक्शन एंड प्रोवाइडिंग गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज. ठीक है. द अदर इज द फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन. तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो ग्लोबलाइजेशन है वो पॉसिबल है? तो वो है कि रैपिड इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी जो है ये हो गया. एंड द अदर इज़ कि पास्ट 50 ईयर्स में सेवरल इम्प्रूवमेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी. तो पहले जो है लाइक बैलगाड़ी वगैरह होती थी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी. उसके बाद जो है आपके पेट्रोल व्हीकल्स वगैरह जो हैं वो हुए. फिर आपके ट्रेन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं. विद ऑल दिस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ जो है ग्लोबलाइजेशन जो है वो भी इंक्रीज़ होता चला गया. जो मोस्ट रिमार्केबल जो चेंज आया दैट वाज बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ये दो की वजह से तो सबसे ज़्यादा जो चेंजेस आए in the global, that is the development in information as well as in the technology. Technologies जो है वो in the areas of telecommunication, computers, internet have been changing rapidly. और आप देख रहे हो कि nowadays जो है कितना big role जो है it is played by the internet facilities, computers and telecommunications. ठीक है. तो these are all the factors which is helping in the globalization. The other is the limitation of the foreign trade and the forest investment policy. इसकी वजह से कभी कभी क्या हो जाता है कि we are not getting जो हमारे लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर बेनिफिट क्योंकि बिकॉज ऑफ द लिबरलाइजेशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड. जैसे है कि टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर. इट इज़ कॉल्ड अ बैरियर
बिकॉज सम रेस्ट्रिक्शंस हैव बीन सेट अप। ट्रेड बैरियर्स जो हैं वो लगा दिए जाते हैं, कभी कभी गवर्नमेंट इस तरीके से करती है सो दैट जो हमारे ओन कंट्री के जो प्रोड्यूसर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको नुकसान ना हो, दे शुड गेट सम काइंड ऑफ रिलीफ, उनको कुछ बेनिफिट मिले। अगर फॉरेन ट्रेडर्स आ जाते हैं तो उनको कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो गवर्नमेंट जो है इस तरीके से बैरियर लगा देते हैं। इससे भी कभी कभी क्या होता है, हमारा जो ट्रेड है वो इंक्रीज़ भी हो सकता है, हमारा ट्रेड जो है वो डिक्रीज़ भी हो सकता है। ठीक है। द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैज़ पुट बैरियर टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इस तरीके से फॉरेन ट्रेड पे हमारा बैरियर लगा दिया था। तो दिस वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी, ये इसलिए ज़रूरी हो गया था टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री, ताकि जो हमारे कंट्री के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको ही प्रोटेक्ट करा जाए। बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वेयर रिमूव टू अ लार्ज एक्सटेंट। लेकिन धीरे धीरे जो है वो इस बैरियर को हटा दिया गया। ठीक है। दिस मीन दैट गुड्स कुड बी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इजीली एंड ऑल्सो फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिस हेयर। तो ये बैरियर हटाने के पीछे यही था कि थोड़ा जो हमारे फॉरेन ट्रेड एंड जो भी हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो तो उसमें थोड़ा इजीली वी कैन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। और जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं दे कुड ऑल्सो फॉर देम ऑल्सो इट विल बी ईजियर टू सेट अप फैक्ट्रीज हेयर, अगर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में उनको कुछ रिलैक्सेशन दें तो। रिमूविंग बैरियर और रिस्ट्रिक्शन सेटअप बाय द गवर्नमेंट इज़ व्हाट इज़ नोन एज द लिबरलाइजेशन। हम लिबरलाइजेशन किसको बोलते हैं? बाय रिमूविंग द बैरियर्स या रिस्ट्रिक्शंस। जब गवर्नमेंट इस टाइप के बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस हटा देती हैं ट्रेड से, तो दिस इज़ द लिबरलाइजेशन। ठीक है। द गवर्नमेंट imposes such less restrictions than before and is therefore said to be more liberal। तो पहले इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया ने जो है वो बहुत ज़्यादा बैरियर्स लगाए थे, बट नाउ दे हैव गिवन सम काइंड ऑफ रिलैक्सेशन। तो ये हमारी गवर्नमेंट जो है वो अब थोड़ी लिबरल हो गई है। नाउ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं इनका मेन एम होता है कि टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में जो है वो क्या हो, लिबरलाइजेशन हो, थोड़ा लिबर्टी मिले लोगों को। ये इसलिए होता है ताकि इट विल बी ईजियर फॉर द फ्री ट्रेड फॉर ऑल। ठीक है, ताकि फ्री ट्रेड जो है वो इजीली दिया जाए। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया के ग्लोबलाइजेशन पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? दैट इज़ कि लास्ट 50 ईयर्स में ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज़ कम अ लॉन्ग वे। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैज़ बीन द एडवांटेज टू कंज्यूमर्स। ग्लोबलाइजेशन के कारण जो हमारे कंज्यूमर्स हैं कंट्री के, उनको काफ़ी बेनिफिट हो जाता है, बिकॉज नाउ दे यूज़ टू गेट मैनी टाइप्स ऑफ थिंग्स। जो ब्रांड्स हैं उनको डिफरेंट टाइप के ब्रांड्स मिल जाते हैं, एंड मोर ओवर जो प्राइसेस होते हैं वो भी उनको सही प्राइसेस मिलते हैं। इट इज़ नॉट वेरी कॉस्टली। ठीक है। तो एमएनसीज जो है वो हेल्प करते हैं इंक्रीजिंग देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो एमएनसीज जो है वो काफ़ी इंडिया में सेटअप हुई हैं अब आजकल के उसमें भी। एंड इससे क्या होता है कि जब एमएनसी सेटअप होंगी तो उससे क्या होगा, इंडिया विल ऑल्सो बी बेनिफिटेड, बिकॉज वी यूज़ टू गेट फॉरेन ट्रेड, फॉरेन करेंसी, एंड मोर ओवर जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है मशीनरी के फील्ड में, टेलीकम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन के फील्ड में, दैट ऑल्सो वी आर एबल टू गेट फ्रॉम दीज एमएनसीज। So students, you can go through this chapter from your book, and we will be doing the notes and the assignment in the next video.